हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि हमने सेवन्थ क्लास के इतिहास के बुक को शुरू किया हुआ है और इसके माध्यम से हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो शुरू किया हुआ है, जो 1000 वर्षों के परिवर्तन का जो काल है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। और 1000 वर्ष जो हैं वो कौन से 1000 वर्ष हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से वो 1000 वर्ष हैं जिनके बारे में ये परिवर्तन इस बुक के अंदर दर्शाया गया है। तो ये जो काल रहा ये 700 से लेकर के 1750 ईस्वी तक का जो लगभग 1000 वर्षों के बारे में इस पुस्तक के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं। अपने जो 7th क्लास 7वीं क्लास की जो इतिहास की बुक है, हिस्ट्री की बुक है, तो इसका एक वीडियो हम ऑलरेडी डाल चुके हैं। आज हम इतिहास और उनके स्रोत क्या हैं, आज वहाँ से अध्ययन शुरू करते हैं अपना। तो देखिए, इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं, इतिहासकारों के लिए कौन सा युग महत्वपूर्ण है, कौन सा उनके लिए प्रेरणा का स्रोत है, कहाँ कहाँ से उनको स्रोत मिल सकते उपलब्ध हो सकते हैं। तो इसके आधार पर जो इतिहास का युग है वो डिवाइड किया जाता है, उसको बांटा जाता है। तो इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं, उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। यानी स्रोतों के आधार पर भी इतिहास को हम बांटते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल आपने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। हर्षवर्धन जो कि कन्नौज का शासक था, थानेश्वर, पहले थानेश्वर के अंदर उनका शासन चलता था। पुष्यभूति और वर्धन वंश के शासक रहे हर्षवर्धन, और इनकी एक राजश्री बहन हुआ करती थी। आजकल जहाँ कुरुक्षेत्र है यहाँ थानेश्वर, यहाँ पर इनका शासन चलता था। 633-34 ईस्वी के अंदर पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया नर्मदा नदी के तट पर, क्योंकि ये दक्षिण विजय के अभियान के लिए निकला था और उस पराजय के बाद इसने कभी दक्षिण को विजय करने का जो साहस नहीं जुटाया। तो वहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। पिछले साल की जो हमारी बुक रही, यानी 6th क्लास का जो स्टैंडर्ड था, 6th क्लास का जो इतिहास की बुक थी, उसके अंदर हम इसमें जान चुके हैं। इसके अंदर ये जो बुक है आपकी, इसमें 700 से लेकर 1750 वर्ष तक की कहानी जो है इसमें हम बयां करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं, देखिए यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि NCERT की जो किताबें हैं, NCERT किसी भी आपके एग्ज़ाम का, हम ये नहीं कहते कि आपका जो केवल और केवल आपका जो एग्ज़ाम बोर्ड्स होते हैं उनके लिए, आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है उनके लिए CBSE आधार तैयार करता है। CBSE ही के ही जो, यदि हम कहीं पर अपने जो क्वेश्चन हमारा रॉन्ग होता है और उसके लिए अगर जो क्वेरी डालते हैं तो वो भी हमारी जो है NCERT के बेस पर ही लागू होती है। तो इसलिए NCERT को हल्के में नहीं लेना चाहिए हमें। NCERT की एक एक लाइन अपने आप में क्वेश्चन होती है। तो यहाँ पर जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेंगी जो पिछले युग से वैसे ही चली आ रही है। यानी आपने पिछले साल की जो किताबें थी उसके अंदर हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा, तो हर्षवर्धन के बारे में आप आगे किसी कक्षा में पढ़ेंगे तो एज इट इज़ कहानियाँ उसके बारे में वही रोचक तथ्य आपको वहाँ भी आगे देखने को मिलेंगे। ये नहीं है कि उस बुक में उसके रोचक तथ्य कुछ और थे और नेक्स्ट स्टैंडर्ड के अंदर उसके तथ्य और हो जाएंगे। इतिहास के अंदर देखिए, इतिहास वही होता है जो बीत गया, और बीती हुई बातें ये आपस में चेंज नहीं होती हैं। तो इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए कभी सिक्कों का सहारा लेते हैं, कभी शिलालेखों का, कभी स्थापत्य यानी भवन निर्माण कला का, तो कभी लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं। यानी इनके अध्ययन का जो स्रोत होता है वो अलग अलग होता है, पर कुछ बातें पहले से काफ़ी अलग भी हो जाती हैं। इस युग में प्रमाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई थी। यानी कि 700 से लेकर के 1750 वर्ष का जो दौर था, इसमें लिखित सामग्री आपको अधिक देखने को मिलेगी। इस्तेमाल धीरे धीरे कम। देखिए, दूसरे प्रकार के जो स्रोत थे जो पहले थे, उन प्रकार के स्रोतों का जो आज कम हो गया था। जैसे कागज़ का मूल्य, यहाँ पर दो प्रसंग दिए हुए हैं
13वीं सदी के मध्य में एक विद्वान को एक पुस्तक की प्रतिलिपि की ज़रूरत पड़ी। 13वीं सदी के एक विद्वान को, देखिए 13वीं सदी के एक विद्वान को एक पुस्तक की प्रतिलिपि की ज़रूरत पड़ी। उसके पास उतना कागज़ उपलब्ध नहीं था, इसलिए उसने क्या किया, एक ऐसी पांडुलिपि को धो डाला जिसके उसे ज़रूरत ही नहीं थी और उसके कागज़ को सुखाकर उसका इस्तेमाल कर लिया। कल्पना कीजिए कागज़ की कितनी किल्लत थी उस समय। एक सदी बाद अगर आप बाजार से कोई खाद्य पदार्थ खरीदते हो तो हो सकता है कि आपकी किस्मत अच्छी होती और दुकानदार वह वस्तु कागज़ में लपेट कर दे देता। देखिए, यानी 13वीं सदी के विद्वान को एक पुस्तक की आवश्यकता पड़ी, उस पर लिखने के लिए कागज़ की ज़रूरत पड़ी। उसको कागज़ नहीं मिला 13वीं शताब्दी में, लेकिन एक सदी बाद ही देखिए तो कागज़, अब बताइए कब महंगा हुआ, अब या पहले? इसको आप आसानी से समझ लीजिए। अब यहाँ पर देखिए, इस तरह के जब वो अभिलेख करने लग गए थे, उनको तरह तरह के जो स्रोत खोजने लग गए थे, तो इस समय के दौरान कागज़ क्रम से सस्ता होता गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लग गया कागज़। यानी 13वीं सदी के अंदर कागज़ महंगा था, 14वीं सदी के बाद धीरे धीरे कागज़ सस्ता होने लग गया। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जियाँ, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने में इसका उपयोग करने लग गए, कागज़ का उपयोग करने लग गए। धनी व्यक्ति, शासक जन, मठ तथा मंदिर पांडुलिपियाँ एकत्रित किया करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखगारों में रखा जाता है। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इनका उपयोग कठिन है। इन पांडुलिपियों का उपयोग करना उन लोगों के लिए काफ़ी कठिन था। उन दिनों छापे खाने तो थे नहीं, इसलिए लिपिक या नकल नवीस हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिकृति हैं यानी उनकी फोटोकॉपी बनाते थे। अगर आपने कभी किसी मित्र के गृह कार्य की नकल उतारी है तो आप जानते होंगे कि यह काम आसान नहीं है, क्योंकि अगर उसने कुछ गलत लिख रखा है और आपकी समझ में नहीं आया तो आप उसकी लिखावट को एज इट इज़ नहीं उतार सकते, आप अपनी समझ से उसमें कुछ परिवर्तन करते हैं। तो कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी और आपको मजबूर होकर अंदाज़ा ही लगाना पड़ता होगा कि क्या लिखा गया। फलस्वरूप आपके लिखे में और आपके मित्र के लिखे हुए में थोड़ा सा अंतर आ जाता है, और यही अंतर विभिन्न इतिहासकारों के लेख के अंदर भी देखने को मिलता है, क्योंकि सभी पांडुलिपियों को लोग समझ नहीं पाते थे। आइडिया अंदाज़ा लगा करके ही वो उससे अपने जो विचार व्यक्त करते थे। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक बुजुर्ग इंसान, ये एक नकल नवीश है। यहाँ पर आप देखिए, ये अभिलेखकार क्या होता है? ऐसा स्थान जहाँ दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। यानी अभिलेखागार का कौन सा स्थान होता है? ऐसा स्थान जहाँ पर लिखे हुए दस्तावेजों को इकट्ठा किया जाता है। आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं, जहाँ वे अपने तमाम पुराने सरकारी दस्तावेजों और लेन देन के ब्यौरों का रिकॉर्ड रखते हैं। उसके बाद देखिए चित्र 1 के अंदर यहाँ पर दिया हुआ है, यह एक लघु चित्र की प्रतिकृति है जिसमें एक लिपिक किसी पांडुलिपि की नकल कर रहा है। इस चित्र का आकार सिर्फ 10.5 सेंटीमीटर से 7.1 सेंटीमीटर है। इस छोटे आकार के कारण इसे लघु चित्र या मिनिएचर कहा जाता है। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि आप मिनिएचर से क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मिनिएचर? व्हाट डू यू मीन बाय मिनिएचर? तो मिनिएचर क्या होता है? एक छोटे आकार का जो चित्र होता है जिसका साइज छोटा होता है, लघु चित्र को मिनिएचर कहा जाता है। कभी कभी इन लघु चित्रों का प्रयोग लेख में आई पांडुलिपियों को स्पष्टता प्रदान करने के लिए भी किया जाता है। ये इतने सुंदर होते थे कि आगे चलकर संग्रहकर्ता अक्सर इन चित्रों को पांडुलिपियों से अलग करके बेचने लग जाते थे भाई। तो ये पांडुलिपियाँ, ये देखिए, ये हैं पांडुलिपियाँ।
अरबी और फारसी भाषा के अंदर। ये चित्र 2 लिखावट की भिन्न प्रकार की शैलियों के कारण फारसी और अरबी पढ़ने में कठिनाई हो सकती है। नस्तलिक लिपि बाईं, जो नस्तलिक लिपि है वो बाएं में है। वर्ण जोड़कर धारा प्रवाह रूप से लिखे जाते हैं। फारसी अरबी के जानकारों के लिए इस लिपि को पढ़ना आसान होता है। शिकस्त लिपि, ये दाईं ओर जो दिखा रखी है, अधिक सघन, संक्षिप्त और कठिन है। ये लिपियां जो दे रखी हैं, सघन, कठिन, ये कठिन है। तो यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण अंतर आ जाते होंगे जब जब अलग अलग जो पांडुलिपियों को लिखने का अलग अलग काम किया जाता होगा अलग लोगों के द्वारा, तो उनमें अंतर आ जाना स्वाभाविक ही है। पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ यही होता है। प्रतिलिपियाँ बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेरबदल करते चलते हैं, कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य। सदी दर सदी प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियाँ बनती रही और अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियाँ एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गई। यानी जहाँ से वो प्रतिलिपि, जो मूल प्रतिलिपि से अंतिम प्रतिलिपि को अगर जो जोड़ कर देखा जाए, उसको पढ़कर देखा जाए, तो उनका मूल अर्थ में ही परिवर्तन आपको देखने को मिल जाएगा। इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपियाँ शायद ही कहीं मिलती हैं। हमें बाद के लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए इस बात का अंदाज़ा लगाने के लिए कि मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। देखिए कितना बड़ा काम है। एक ही पांडुलिपि की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग जो नकल नवीश है वो अपने हिसाब से या तो कुछ वाक्य छोड़ देता है या कुछ अपने हिसाब से, अपने विचार से उसमें कुछ नया जोड़ देता है, जिससे उसमें एक नया आयाम पैदा हो जाता है, नया मोड़ आ जाता है उसके अंदर, एक नई बात ऐड हो जाती है उसके अंदर। तो यहाँ पर देखिए कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते थे। ये अभी जो मैं बात बता रहा था आपको, ये अगले ही वाक्य के अंदर, अगले ही सेंटेंस में आपको देखने को मिले कि देखिए यहाँ क्या बताया जा रहा है कि कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने वृत्तांत में संशोधन करते रहते थे। यानी उसने जो पहले पांडुलिपि लिखी थी उस पांडुलिपि में संशोधन कर दिया जब दोबारा कभी उसको लिखने का मौका मिला। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, जियाउद्दीन बर्नी कौन सी शताब्दी का इतिहासकार है? 14वीं शताब्दी का इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 ईस्वी में लिखा था भाई। तो पहली बार इन्होंने अपना या वृत्तांत कब लिखा? 1356 ईस्वी में, और दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा था, यानी 1356 और 1358 में, दोनों में अंतर है। लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहले बार वाले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी। यानी जो 1971 तक का जो जोर था, यहाँ तक इतिहासकारों को बर्नी की 1356 वाले वृत्तांत ही नहीं मिला, उसके बारे में नॉलेज ही नहीं थी। तो यहाँ पर देखिए यह पुस्तकालयों के विशाल संग्रह में कहीं दबा पड़ा था। बाद में जब ये मिला तो उसकी पांडुलिपियों को पढ़ा गया। तो किस प्रकार से देखिए पांडुलिपियाँ अपने आप आसपास से किस प्रकार से चेंज हो जाती हैं। नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। सन 700 से और 1750 के बीच के 1000 वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है भाई। सबसे भयंकर, सबसे चुनौतीपूर्ण अगर जो इतिहास है तो आपका ये 700 से लेकर के 1750 के बीच का इतिहास है, क्योंकि इसी के अंदर जितने भी आक्रमणकारी भारत पे आए, जितने भी विदेशी आक्रमण हुए, वो लगभग इसी दौर में हुए। मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर अनेक तरह के परिवर्तन देखने को मिले। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं। जैसे सिंचाई में रहट के स्थान रहट आया, कताई में चरखे का इस्तेमाल हुआ, और युद्ध में आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल यानी गोला बारूद और हथियारों का इस्तेमाल हो गया। इस उपमहाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया, यानी आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी,
यानी बहुत से परिवर्तन इस दौर में आपको देखने को मिले। यहाँ पर ध्यान रहे कि ये तमाम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकियाँ और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर के आए थे, यानी लोगों के आवागमन के साथ। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? परिणाम क्या हुआ? यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का काल भी कहा जाता है। यानी 700 से लेकर के 1750 ईस्वी तक का काल परिवर्तनों का काल के नाम से जाना जाता है। अध्याय 5, 6 और 7 में आप इनमें से कुछ के बारे में जानेंगे विस्तार से। भाई, इस युग में लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना काफ़ी बढ़ गया था। अवसर की तलाश, लोग एक दूसरे स्थान पर क्यों जाते थे? देखिए, अवसर की तलाश, अवसर, काम की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर की यात्राएं करने लग गए थे। इस महाद्वीप, उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी इस भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर। यूरोपीय देश इस धरा की तरफ टकटकी लगाकर देख रहे थे। इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा, उनमें से एक समुदाय था राजपूत। राजपूत जिसका नाम राजपुत्र से निकला है, राजपुत्र जिसका अर्थ होता है राजा का पुत्र। आठवीं से लेकर के 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयोग होता था जो क्षत्रिय वर्ग के थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं आते थे, बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवा करते थे। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता, प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान किया करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ लोगों के अंदर मुख्य तौर पर लिपिक और मुंशियों का कार्य करने वाले जाति, इनको कायस्थ लोग कहा जाता है, इन लोगों ने काफ़ी फायदा उठाया। इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी। परिवर्तनों का काल है, और परिवर्तन आपको न केवल सामाजिक तौर पर देखने को मिलेगा, बल्कि प्राकृतिक के अंदर भी, प्राकृतिक की जो देन है, यानी वनस्पतियों का विनाश यहाँ से शुरू होता है। क्यों? जनसंख्या बढ़ रही थी, खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से हो रहा था। पर्यावास में परिवर्तन के कारण, पर्यावास मतलब दूसरी जगह पे, कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए। कृषकों के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। वे बड़े बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार भी करनी पड़ती थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया यहाँ पर, बेगार। बेगार का मतलब होता है आप काम तो करेंगे लेकिन आपको काम के बदले पैसा नहीं मिलेगा, उसको बेगार कहा जाता है। परिणाम क्या हुआ? किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लग गया। जिनके पास कृषि के लिए अधिक भूमि थी, वो अधिक अन्न उपजाकर अधिक पैसा कमाने लग गई, और जो गरीब थे वो गरीब होते चले गए। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ जमीन होती थी तो कुछ लोग मवेशी भी पालते थे, और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि का कुछ काम कर लेते थे। जैसे जैसे काम में अंतर बढ़ने लगे, लोग जातियों और उपजातियों में बंटने लगे, और उनके पृष्ठभूमियाँ और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लग गया। यानी कि यहाँ से शुरुआत हो गई आपकी जाति व्यवस्था की। जाति देखिए यहाँ पर किस आधार पर वे चुनी जा रही है? जाति चुनी जा रही है व्यवसाय के आधार पर। जाति का आधार क्या बना? व्यवसाय।
ये दर्जे स्थायी नहीं थे। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण है, इसके आधार पर उसके दर्जे बदलते रहते थे। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और अन्य में उसका कोई दूसरा दर्जा हो सकता था। आपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं में अपने अपने नियम बनाती थी, अपने नियम, अपने कायदे कानून बनाती थी जातियां, और इन कायदे कानूनों का पालन उस जाति समूह के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत भी कहा जाता है, जिनको आजकल हम खाप पंचायत कहते हैं। ये खाप पंचायतें पहले जो जंगलों में रहते थे लोग, वहाँ पर विभिन्न प्रकार के ये बुजुर्ग लोगों का जो कि सम्मान होता था, वो लोग जो कह देते थे बुजुर्ग, उसके आधार पर कानून माना जाता था। लेकिन जातियों को अपने निवास के गांवों के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। इन सब के अलावा कई गांवों पर मुखियाओं का शासन होता था। कुल मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी सी इकाई भर होते थे ये लोग सभी। तो आज के लिए हम इतना ही अध्याय में देखते हैं। नीचे जो है कुछ दिल्ली सल्तनत के बारे में आएगा, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।